अनुच्छेद 55 को हम लोग देखते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा। अनुच्छेद 55 में जो प्रमुख बातें हैं, उनमें कहा गया है कि जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। अर्थात यह समझ सकते हैं कि जहां तक संभव हो, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, जो राज्य के प्रतिनिधित्व हैं, जितने भी राज्य हैं, सबों के मापमान में एकरूपता होगी। किसी को ऐसा नहीं लगे कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। यहाँ पर ऐसी भी बातें हैं कि यह हमारे देश में निर्वाचन की व्यवस्था है और लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था है। इसमें हर एक जनता का मत का मूल्य देखा जाता है। हालाँकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सीधे तौर पर जनता भाग नहीं लेती है, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वे भाग लेते हैं और वे जनप्रतिनिधि हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में सभी जनता का प्रतिनिधित्व हो सके, किसी को ऐसा न लगे कि मेरा प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, ऐसी बातें नहीं होती है और हर एक पब्लिक के वोट का मान वहाँ पर एक ही होता है। सबों का प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। और जो बातें कही गई है कि राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने के हकदार हैं, उनकी संख्या के लिए एक कुछ प्रावधान किए गए हैं। निम्न रीति से अवधारित की जाती है, जैसे कि क नंबर है, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। अर्थात इसे हम सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि चूंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ऐसे में जो पहले हम एमएलए का वोट मूल्य निकालते हैं और उसके बाद एमपी के वोट का मूल्य निकालते हैं और एमएलए का मतमान निकालने के लिए पूरे उस राज्य की संबंधित राज्य की जनसंख्या को एम बटे एमएलए की जो जितनी संख्या होती है उसमें भाग देते हैं और फिर उसको 1000 से उसमें फिर भाग देते हैं। वहाँ पर उसका ये फॉर्मूला है। वहीं यह भी देखा जाता है आगे कि यदि 1000 के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है, तो उपखंड में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य की मतों की संख्या को एक और जोड़ दिया जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड 1, उपखंड खो के अधीन राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। अर्थात जब हम संसद का वोट मूल्य निकालते हैं तो पूरे विधानसभा एक राज्य की बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरह एक-एक राज्य की विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाल लेते हैं। उसके बाद पूरी उसको जोड़ लेते हैं, जितना हो जाता है फिर टोटल में फिर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि 543 और 233 है, तो उसको 776 से भाग दे देते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे राज्य के विधानसभा के एमएलए द्वारा जितनी वोट पड़ती है, पूरा वोट मूल्य जितना होता है, उतना ही पूरे एमपी के वोट का मत मूल्य निकलता है। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जितना मतमान्य होता है, मत मूल्य होता है, उतने पूरे विधानसभा पूरे देश के जो विभिन्न राज्यों में विधानसभा के जो सदस्य भाग लेते हैं, उनका मत मूल्य दोनों का बराबर ही होता है। और जो प्रमुख बातें समझने योग्य है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और मतदान गुप्त होता है। अर्थात जो भी मत पड़ते हैं वो गुप्त होते हैं, दिखा के नहीं होता है। उसके बाद एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, समानुपातिक द्वारा होता है। इसमें जो बातें होती है कि मतदाता को जो जनप्रतिनिधि देते हैं वोट, उसको ये सुविधा होती है कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार में वरीयता क्रम निर्धारित करें, 1, 2, 3, 4, 5, जो आप जिसको चाहते हैं पहला पसंद है, दूसरा उम्मीदवार को दूसरे रूप में, तीसरे रूप में, चौथे रूप में, इस अनुरूप आप अपना मत
देते हैं। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उसके बाद बात यह होती है कि अगर एक बार में नहीं, अगर आधा सीट नहीं लाते हुए, तो फिर नहीं होता है उनका चुनाव। कहने का तात्पर्य, अगर पहले राउंड में आधे से अधिक मत मूल्य नहीं ला पाते हैं, तो जो 2 कैंडिडेट होते हैं, जिसको सबसे कम वोट मिला होता है, उनका जो है फिर मत ट्रांसफर हो जाता है, जिस अनुपात में उन्हें मत मूल्य प्राप्त होता है। इसके बाद आगे अगर हम देखें, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जनसंख्या का जो काउंटिंग किया जाता है, वो 1971 की जनगणना के अनुसार ही जो जनसंख्या निर्धारित कर दी गई है, वही जनसंख्या है। अब अगर हम बिहार के एक एमएलए का मत मूल्य मान लिया जाए निकालते हैं, तो बिहार का जनसंख्या है 12 करोड़, तो 12 करोड़ में 243 एमएलए है, उसको 243 से भाग देते हैं, उसके बाद उसको गुना करते हैं 1/1000 से। तो इस तरह जितना निकलता है, तो उस एक एमएलए का हो गया, उसके बाद सारे एमएलए का उसको गुना कर दें, एक एमएलए का जितना निकलेगा उसको गुना कर देंगे 243 से। अगर उसी तरह यूपी का अगर निकालते हैं एमएलए का मत मूल्य, तो अगर यूपी की जनसंख्या है 22 करोड़ और विधानसभा सदस्य के 403, तो 22 करोड़ में 403 से भाग देते हैं, फिर जितना निकलता है उसको फिर 1000 से भाग देते हैं, तो इस तरह का उसका वैल्यू 208 निकल जाएगा। अगर हम सिक्किम की बात करें, तो आप जानते हैं कि सिक्किम की जनसंख्या देश में सभी किसी भी राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, तो वहाँ तो कम जनसंख्या है, तो वहाँ सदस्य भी कम है, तो इस तरह अगर वहाँ देखें तो एमएलए का मत मूल्य मात्र 7 निकलता है। तो इस तरह टोटल एमएलए अगर पूरे देश स्तर पर देखें, तो 4033 की संख्या में देखते हैं। तो इस तरह टोटल 4033 का फिर वहाँ पे हम फिर गुना कर लेते हैं, तो 5,43,000 लगभग हो जाता है। इसी तरह 5,43,000 के आसपास से एमपी का मत मूल्य होता है, तो 10,86,000 कुछ और होगा। तो इस तरह की बातें होती है, फिर आधा से अधिक उसको मत मान्य प्राप्त करना होता है।